जम्मू कश्मीर में एक और नया कानून आ चुका है, जिस कानून का प्रभाव जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, और इसके अलावा जो बीएड कॉलेजेस हैं, जो टीचर्स जम्मू कश्मीर में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सरकारी टीचर्स हैं या वो प्राइवेट टीचर्स हैं, इन सभी लोगों के ऊपर पड़ेगा। एक्ट का नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट 1993, जो कि जम्मू कश्मीर पर लागू हो चुका है। पहले आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं वो सभी जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते थे, लेकिन अब बीएड कॉलेजेस के लिए या और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कोर्सेज ऑफर कर रहा हो एजुकेशन स्ट्रीम में, यानी कि टीचर एजुकेशन को लेकर कोई भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हो, किसी भी तरीके की तालीम अगर दे रहा हो, उसे जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उसके साथ एफिलिएट होना जरूरी है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से एफिलिएट हुए किसी भी तरीके का एग्जाम कंडक्ट करवाता है या फिर डिग्री देने की कोशिश करता है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लिए और अलग अलग नॉर्दर्न रीजन जो है इंडिया का, उसके लिए रीजनल कमिटी जो बनाई गई है, जिस रीजनल कमिटी में बीएड कॉलेजेस को एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन देकर ये कहना है कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, उस रीजनल कमिटी का हिस्सा जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी जनवरी 2020 में बनाया जा चुका है। अब जितने भी बीएड कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में है या और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर टीचर एजुकेशन, बीएड, एमएड या डिप्लोमा ही क्यों ना हो, वो सब टीचर एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, दिया जा रहा है, उन्हें एफिलिएट होना जरूरी है। इस एक्ट में कहा गया है कि कोई भी रीजनल कमिटी रिफ्यूज कर सकती है कि इस इंस्टीट्यूशन को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और रिफ्यूज करने के ग्राउंड साफ हैं। आपको मालूम करना है कि जो भी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन के लिए आ रहा है, क्या वो उसके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यानी कि उस कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए फाइनेंसेस क्या उसके पास मौजूद हैं। उसके अलावा अकोमोडेशन जरूरी है, लाइब्रेरी होना जरूरी है, क्वालिफाइड स्टाफ का होना जरूरी है, लेबोरेटरी और अन्य जो भी कंडीशंस हैं, लाइब्रेरी है उसका होना भी जरूरी है। ये सारी कंडीशंस जो इंस्टीट्यूशन फुलफिल करेगा उसी को रिकॉग्निशन दी जाएगी। रीजनल कमेटी, जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्दर्न जो रीजनल कमेटी बनाई गई है उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को एक एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन देकर ये कहना है कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। और एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है, ये कहता है कि अगर आप बिना रिकॉग्निशन लिए हुए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं तो उस एग्जामिनेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे, वहां पर डिग्री दी जा रही थी, वहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे थे, तो उन्हें वैलिड माना जाएगा, लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस को भी अपने आप को रिकॉग्नाइज अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से करवाना अनिवार्य है। साथ ही में एक और ऑप्शन दिया गया है, ये भी कहा गया है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जिनके पास ये सारी मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सब कुछ है, यानी कि लाइब्रेरी भी मौजूद है, अकोमोडेशन भी मौजूद है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, क्वालिफाइड स्टाफ भी है, तो उस इंस्टीट्यूशन को माना यह जाएगा कि वो रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि डीम्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड कहा जाएगा। लेकिन ये जो काउंसिल है, काउंसिल इंस्पेक्शंस कंडक्ट कर सकती है। इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हुए अगर ये पाया जाता है कि कोई भी चीज मिसिंग है तो उस इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन जो है उसे कैंसिल भी किया जाता है। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन दे दी गई है, कह दिया गया है कि ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है टीचर एजुकेशन के लिए, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ियां हैं। पहले वहां पर अकोमोडेशन थी, अब किसी कारणवश अकोमोडेशन नहीं है, या पहले वहां पर लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी नहीं है। जो चीजें रिकॉग्निशन के वक्त थी, अब उसमें कोई किसी भी तरह के अगर बदलाव आते हैं तो ये इख्तियार है रीजनल कमिटी के पास कि वो उस इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन को विड्रॉ भी कर सकता है। ये इतनी ताकतें तक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के पास हैं। अब इसके अलावा टीचर्स को कौन से कानून इंपैक्ट करते हैं? जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपको किसी भी स्कूल में पढ़ाना है, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, अगर आपने फर्स्ट क्लास को पढ़ाना है, फिफ्थ क्लास को पढ़ाना है, एट्थ क्लास को पढ़ाना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी वो सब कुछ भी इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। और उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो कुछ सालों के बाद तरमीमें भी आई, उसे अमेंड भी किया गया, वो सब अमेंडमेंट करने के बाद आज के समय में
क्या स्थिति है, यानी कि अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है कितनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि अगर आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 5 को पढ़ाना है तो उसके लिए ये कहा गया है, ज़रूरी है कि आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास आपने पास की हो कम से कम 50 मार्क्स के साथ, और साथ ही में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अब एलिमेंट्री एजुकेशन का कोई और नाम बदलकर डिप्लोमा का कोई और नाम अगर किसी इंस्टीट्यूशन में रखा है तो उसको भी वैलिड माना जाएगा, लेकिन 12वीं कम से कम 50% के साथ जरूरी है। उसके अलावा ये कहा है कि अगर आपकी 12वीं 45% मार्क्स के साथ भी है लेकिन आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का उस इंस्टीट्यूशन से जिसे NCTE रिकॉग्नाइज करता है तो भी उसे वैलिड माना जाएगा। उसके अलावा अगर आपने 12वीं पास की है कम से कम 50 मार्क्स के साथ और 4 साल की बैचलर्स BEd जो है आपने की हुई है तो आप जो है फर्स्ट से लेकर 5th क्लास को पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं 2 साल का डिप्लोमा आपके पास है इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो आप जो है फर्स्ट से 5th क्लास को पढ़ा सकते हैं। और अब इसमें ऐड भी किया गया है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और आपने BEd की हुई है तो आप फर्स्ट से 5th क्लास को पढ़ा सकते हैं। अब इस मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, आप पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कोई सरकारी स्कूल या कोई प्राइवेट स्कूल आपको मना नहीं कर सकता ये कहकर कि आप ग्रेजुएट नहीं है इसलिए आप नहीं पढ़ा सकते। जब मिनिमम क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास रख दी गई है 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन रखा गया है, तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन मौजूद है कोई आपको क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मना नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर पढ़ा नहीं सकते। उसके अलावा 6 से 8th क्लास तक के लिए कहा गया है कि आपका ग्रेजुएट होना और साथ ही में 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना जरूरी है। उसके अलावा ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ और 1 साल की BEd वो जरूरी है। उसके अलावा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 1 साल की BEd इन अकॉर्डेंस विद NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स टाइम टू टाइम बताए जाते हैं। उसके अलावा सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 साल की BEd ये जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास 50% मार्क्स के साथ 4 साल की BA हो, BSc हो, BEd हो, ये सारे और लिखा हुआ है। और का मतलब कि ये सारी क्वालिफिकेशन ना भी हो, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन हो तो वो भी चलेगा, लेकिन वो इस तरीके से कि अगर आपने 12th की है साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना जरूरी है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ है लेकिन BEd का साथ में होना जरूरी है। ये सारी क्वालिफिकेशंस जो व्यक्ति फुलफिल करेगा वही जो है एलिजिबल हो जाएगा इन क्लासेस को पढ़ाने के लिए। उसके अलावा साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि प्री स्कूल को पढ़ाने के लिए, प्री स्कूल या नर्सरी क्लास को पढ़ाने के लिए क्या मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आपको 4 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है जो कि प्री स्कूल में है या नर्सरी में है तो 12th क्लास या फिर इसका इक्विवेलेंट अगर कोई मौजूद है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 12th में आपके कम से कम अगर 50% मार्क्स हैं तो आप नर्सरी या प्री स्कूल को पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर प्री स्कूल के साथ साथ आप स्टार्टिंग के 2 क्लासेस को यानी कि 2 साल जो फॉर्मल स्कूल के हैं उनको भी पढ़ाना चाहते हैं, 1st एंड 2nd क्लास को भी पढ़ाना चाहते हैं, तो ये कहा गया है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास कम से कम 45% मार्क्स के साथ होना जो है वो अनिवार्य है। और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 2 साल से कम का नहीं चलेगा। और BEd अगर आप किए हुए हैं, BEd भी नर्सरी में अगर आपने स्पेशलाइज किया हुआ है किसी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो आप प्री स्कूल को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्वालिफिकेशंस है। उसके अलावा अगर आपको 11th 12th को पढ़ाना है उसके लिए आपके पास या तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ और उसके साथ साथ BEd होना जरूरी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 45% मार्क्स के साथ और किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से BEd का होना जरूरी है। साथ ही में PHE टीचर्स यानी कि जो टीचर्स फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है
ये तक इस एक्ट के तहत बताई गई है। तो मतलब क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है, चाहे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है, आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन सी होंगी। और उसके अलावा बीएड, एमएड या डिप्लोमा टीचर एजुकेशन में जितने भी इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाएं, वो एक एप्लीकेशन दायर करें रीजनल कमिटी के सामने और वो अपने आप को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से अफिलिएट करें। और एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये जरूरी है कि अगर वो एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एक कॉलेज में, तो उसके लिए भी उन्हें पहले रीजनल कमिटी से परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद वो उस नए कोर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आखिर में मैं ये भी बता दूं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने बताया, ये अब से लागू हो चुका है। यानी कि अब से पहले इस एक्ट के लागू होने से पहले अगर किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट किया गया था एज ए टीचर और वो इस मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता, तो उसे निकाला नहीं जाएगा। लेकिन आगे से जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो इस हिसाब से होगा जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट ने डिफाइन कर दिया है।